हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे वी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12th बायोलॉजी जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे थे बेटा। उसमें लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इवन डाई हाइब्रिड क्रॉस तक हमने कंप्लीट किया था। ठीक, आज के लेक्चर में हमें मेंडल्स लॉ से रिलेटेड सारी टर्म्स पढ़ने हैं। मेंडल्स स्पेशली 3 लॉ स्पेशली आपको दिखाया जाता है बुक में, 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस को कंसीडर नहीं किया था फर्स्ट लॉ पे, बट हमें तीनों लॉज पढ़ने हैं। मेंडल्स के लॉ जो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉ आज कवर करेंगे। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा, ये तीनों लॉ थे मेंडल के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें से एक लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब तक आप, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि क्या आंसर है उसका। क्लियर? अच्छा, ये तीनों लॉ हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। फिर इन तीनों लॉज को किस बेसिस पे बताया गया है, जो कि एक्सप्लेनेशन किया किसने था, कॉरेंस ने। आपने पढ़ा था कॉरेंस। ठीक, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ, मेरी बात ध्यान समझिएगा, 1 जीन इंट्रैक्शन एंड 2 जीन इंट्रैक्शन। आप ऐसे समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे आपको 2 लॉज पढ़ने होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे आपको एक लॉ पढ़ना होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर ना बेटा? तो ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको क्लियर सुनाई भी दे रहा है, दिख भी रहा है, प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर है। इनहेरिटेंस, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस, यहां लिख दे रहा हूं, 1 जीन इंट्रैक्शन, 1 जीन इंट्रैक्शन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर 2 जीन इंट्रैक्शन और डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर ना? इसको किसकी बेसिस पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ 1 जीन इंट्रैक्शन और 2 जीन इंट्रैक्शन, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें कौन सा मिलेगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहां कौन सा मिलेगा बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक ना? 2 लॉ मिलेंगे यहां पे आपको, और यहां कौन सा मिलेगा? यहां आपको मिलेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है बेटा? तो यहां पे आपको 3 लॉज स्टडी करने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर ना? यहां तक क्लियर है सबको? ये ध्यान रखिएगा, 1 जीन इंट्रैक्शन और 2 जीन इंट्रैक्शन का मतलब क्या है। यहां पे आप मोनोहाइब्रिड, एक पर्टिकुलर, यहां पे 2 हाइब्रिड के बीच क्रॉस होता है। पढ़ा था आपने, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा, 2 हाइब्रिड हमने लिया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एक साइड थे, और दूसरी साइड स्मॉल आर ऐसा कुछ करके था। आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक साइड था राउंड येलो सीड, दूसरी साइड रिंकल्ड ग्रीन सीड था। दो केस लेके आप चल रहे थे, और जब इसका F1 जनरेशन निकाला था तो आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर एक सेम एज इट इज ऐसे लिया था, दोनों के बीच क्रॉस किया था। यहाँ पे 2 जीन इंट्रैक्शन और यहाँ पे 1 जीन इंट्रैक्शन है। ठीक, आपकी स्क्रीन पे भी इसका फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है। आप चाहो तो एज इट इज ऐसे बना लो, या फिर जो आपने बोर्ड पे देखा आप उसको बना सकते हो। क्लियर है सबको यहां तक? चलिए फर्स्ट लॉ की तरफ, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक ना बेटा?
देखते हैं उसमें क्या चीज मेंडल ने बताई थी जिसको कॉरेंस ने एक्सप्लेन किया था। ठीक, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेरी बात ध्यान समझना, एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा बेटा। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर। यहां पे मेंडल ने क्या किया, प्योर टॉल पी प्लांट डॉर्फ पी प्लांट इसको कहा गया कैपिटल टी, इसको कहा गया स्मॉल टी, ये तो आप पहले से ही सीख चुके हो। इसको मान लिया गया पेरेंट। ठीक, मेंडल ने क्या किया, हम लोग क्या करते थे इसमें गैमीट का सिलेक्शन करते थे फिर जाके क्रॉस होता था। मेंडल ने क्या किया, डायरेक्ट यहां पे क्रॉस किया। ठीक, गैमीट का कुछ ऐसा सिलेक्शन हुआ, ये स्मॉल टी, मेरी बात ध्यान समझना बेटा। ठीक, कुछ ऐसा, अभी एक्सप्लेनेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको। कैपिटल टी, जब आपने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी आपका कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे के सारे प्लांट ऑल आर हाइब्रिड एंड हाइब्रिड प्लांट आर टॉल। ठीक है, जब मेंडल ने इस चीज को क्रॉस करके देखा तो एक चीज समझ में आई कि दो प्योर कैरेक्टर के बीच क्रॉस हुआ, जो रिजल्ट मिला ओवरऑल एक ही रिजल्ट मिल रहा था। जब एक रिजल्ट मिल रहा था, जिनकी एक बात समझ में आई कि इसमें जो कैरेक्टर दिख रहा था वो एक ही दिख रहा था। देखो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सब एक जैसे। इसमें क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी पे पूरी तरह से हावी हो जा रहा था। ठीक, और जो कैरेक्टर आपको एक्सटर्नली अपीयर होता है, एक्सटर्नली अपीयर हो जाए, अपीयर, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और जो कैरेक्टर आपको एक्सटर्नली अपीयर ना दिखाई दे, हिडन हो, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव। क्या बोलते हैं, रेसेसिव। तो डोमिनेंट और रेसेसिव को एक्सप्लेन यहीं से किया गया था कि यहां पे क्या है कि एक पर्टिकुलर जो कैपिटल टी है, एलिल्स है, जीन है, वो स्मॉल टी पे हावी उसके कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है और अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर ना। तो मेंडल यहां पे इस चीज को जब कॉरेंस ने एक्सप्लेन किया कि मेंडल ने डायरेक्ट क्रॉस किया, गैमेट का यहां पे ऐसा कुछ दिखाया गया गैमेट के प्लेस पे, और जो यहां पे मिला उसमें एक कैरेक्टर प्रॉपर विजिबल था, उसे डोमिनेंट नाम दिया गया, और दूसरा जो हिडन था उसे कहा गया रेसेसिव। क्लियर ना। अब जरा इनका एक्सप्लेनेशन देखिए, आप इसको एक्सप्लेनेशन के बाद एज इट इज ऐसे ही बनाइएगा बेटा। आपसे केवल एक्सप्लेनेशन पूछेगा, और ध्यान रखिए इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर वन जीन इंटरेक्शन। अब आपकी स्क्रीन पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, डेफिनेशन देखिए, इसको एज इट इज नोट करिएगा। लिखा हुआ है इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स, मेरी बात ध्यान समझना, दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट के बीच क्रॉस हुआ, एक मैंने टॉल लिया था, एक प्रॉपर डॉर्फ लिया था, क्लियर, विच हैव वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सही है, दोनों के पास कैपिटल टी, दोनों के पास स्मॉल टी, मतलब एक के पास कैपिटल टी दो है और एक के पास दो स्मॉल टी है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन इन F1 जनरेशन ओनली वन कैरेक्टर एक्सप्रेस। आपको जो रिजल्ट मिला है उसमें केवल एक ही कैरेक्टर दिख रहा है कंप्लीटली, वाइल अदर कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस। जो स्मॉल टी वाला कैरेक्टर वो तो दिखा ही नहीं, रेसेसिव कैरेक्टर दिखा ही नहीं, ठीक ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोज कैरेक्टर, नीचे देखिए सेकंड लाइन, दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली, जो प्रॉपरली आपको दिख जाए, इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दोज कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर। इसे बोला जाता है रेसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है सबको। तो रेसेसिव कैरेक्टर एंड कौन सा बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर, जो प्रॉपरली आपको विजिबल हो जाता है। क्लियर ना, यहां तक क्लियर है सबको। इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब जरा देखो एक चीज यहां पे और, एक चीज और बेटा, रफ करते हैं इसको। चलिए
देखो यहां पे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी देखने को मिला, क्योंकि कॉरेंस की ये बात प्रॉपरली समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में क्लियर हुआ कि कुछ वर्ड में ऐसे भी प्लांट्स या ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये लॉ अप्लाई होता है। आप नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, वो फ्लो चार्ट बनाने के बाद नीचे लिखिएगा, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्लियर ना? उसके बाद आप इस चीज को लिखिएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या क्या एक्सेप्शन थे? एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला एक्सेप्शन था लीथल जीन। कौन सा था बेटा? लीथल जीन, जिसमें माइस का एक्सपेरिमेंट हुआ था। दूसरा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड थर्ड वन कौन सा था बेटा? कंप्लीट डोमिनेंस। कौन सा था? कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक ना? तो ये तीन एक्सेप्शन हमको पढ़ने हैं जिस पे ये जो लॉ है आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये अप्लाई होता है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, स्टडी करेंगे। लीथल जीन, माइस से रिलेटेड, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक आपने प्लांट्स का नाम सुना होगा, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट। इस पे एक्सपेरिमेंट करके कॉरेंस ने उसको एक्सप्लेन किया था, इस लॉ को पूरी तरह से समझाया था। इसमें आपको 2-3 एग्जांपल मिलेंगे। एक मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट मिलता है। दूसरा स्नैप ड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर बोलते हैं, इस प्लांट पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसी का एग्जांपल है। या फिर तीसरा एक फाउल है, उसका वो भी एग्जांपल है, फॉरेन कंट्री के, आपको दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। और कंप्लीट डोमिनेंस में जो आपको मिलेगा वो मल्टीपल एलिलिज्म मिलेगा। कंप्लीट नहीं बेटा, सॉरी, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। क्लियर ना सबको? सॉरी अगेन, क्लियर ना बेटा? उतना आप समझ सकते हो। कंप्लीट डोमिनेंस मैंने बाय फॉल्ट लिख दिया। कोडोमिनेंस, इसमें क्या है, साथ साथ एक्सप्रेशन करना, दोनों अपना एक्सप्रेशन करेंगे। अभी आपने समझा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी इस पे हावी था, तो ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव था। ठीक ना? तो यहां पे जो पूरा खेल होगा इन तीनों में, इन्हीं दोनों का होगा, मतलब 2 लेटर्स आपको मिलेंगे। एक में क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, हावी तो होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं। तब वहां पे कौन सा कैरेक्टर अपीयर होगा? यहां पे क्या है? कोडोमिनेंस, दोनों साथ साथ दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात मैं करूं, आप एक ब्लैक बुल है और एक व्हाइट काउ है। ब्लैक बुल एंड व्हाइट काउ दोनों के बीच क्रॉस हुआ, तो आपको पता है ब्लैक वाले का कैरेक्टर और व्हाइट दोनों का ट्रांसफर होगा उनके काफ में। जब ट्रांसफर होगा तो आपको पता है दोनों अगर एक्टिवेट हुए, अगर वो इसका एग्जांपल होते हैं, तो आपको पता है, आपने देखा होगा ऐसा भी काऊ का काफ होता है जिसमें पूरी बॉडी व्हाइट होती है, बीच में ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं, काफी दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। दोनों कैरेक्टर अपीयर होते हैं। ठीक ना? तो ये तीनों चीजें आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे बेटा। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या क्या एक्सेप्शन थे? 3 एक्सेप्शन थे, आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। लीथल जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। क्लियर? एक पॉइंट वहां पे लिख लीजिएगा बेटा ये जरूर, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्लियर है? आगे चलें, चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, गैमीट्स। ठीक ना बेटा? ध्यान रखिएगा, इस लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान समझना, डेफिनेशन अभी हम पढ़ लेंगे, यहां पे कोई चीज बनानी नहीं है आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल से रिलेटेड है। ठीक, ध्यान रखिएगा, मेरी बात अच्छे से समझिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, जैसे मान लो ये कोई पर्सन ए है और ये बी है, ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक, इनके पास सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? XY, इनके पास कौन सा होगा? XX। ये पहली जनरेशन है, मेरी बात ध्यान समझना। इनका Y क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ, इनका X क्रोमोसोम आया, दोनों आपस में फ्यूज हुए, तो फिर कौन सा प्रोजेनी बनेगा? सन। क्लियर हो सब लोग? सन। मान लो ये बना C। ठीक, एक कोई DXX, इनकी मैरिज हुई, इनसे आया Y क्रोमोसोम, फिर से
इनसे आया एक्स क्रोमोसोम, दोनों फिर से फ्यूज हुए एक्स और वाई। क्लियर? अब इस एक्स वाई को मान लो ई है, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, एक्स वाई और फिर एक्स एक्स से एफ ई, इनका फिर से वाई आया और इनका फिर से एक्स आया, फिर दोनों के बीच फ्यूजन हुआ एक्स वाई, फिर से क्या बना सन। अब मेरी बात ध्यान समझो, यहां पे क्या हुआ, ये एक्स वाई क्रोमोसोम आपको पता है इनकी एक पर्टिकुलर स्टेज होगी जब इन दोनों के बीच मैरिज हुई होगी, फिर उसके बाद रिलेशनशिप, फिर ये बेबी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर होना इस बात से? अच्छा, ये दोनों साथ साथ रहे होंगे एक साथ, जब इनका गैमीट फॉर्मेशन में सेपरेशन हुआ, सेग्रीगेशन मींस क्या होता है बेटा, सेग्रीगेशन मींस होता है सेपरेशन, अलग होना, सेपरेट होना। मेरी बात ध्यान समझना, जब ये एक्स वाई अलग हुए होंगे तो एक्स और वाई जब अलग होंगे तो एक्स अलग हुआ वाई अलग, तो क्या वाई के कैरेक्टर में कोई चेंज आएगा? ये वाई अलग हुआ, ठीक, एक्स के साथ फ्यूज हुआ, ये वाई किस कैरेक्टर को अपीयर करा रहा है अभी भी, सन, मेल को, यहां कौन से करा रहा था, मेल को। अच्छा, मान लो नेक्स्ट जनरेशन, अब एक्स वाई ये बना, इनकी काफी टाइम तक एज प्रॉपर इन्होंने सर्वाइव किया, फिर इनकी मैरिज हुई, फिर रिलेशनशिप, फिर इनके वाई क्रोमोसोम, इनके एक्स, फिर यहां सेपरेशन हुआ, फिर ये वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ फ्यूज हुआ, लेकिन फिर भी ये कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, मेल का। अच्छा, थर्ड जनरेशन पहुंचे हम लोग, फिर ये सेपरेशन हुआ, फिर ये वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ फ्यूज हुआ, फिर भी ये कौन सा कैरेक्टर अपीयर कर रहा है, मेल का। मतलब कितनी भी जनरेशन बाद आप देखोगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब इनका सेपरेशन होगा तो उनमें कोई चेंजेस नहीं आता, गैमीट्स हमेशा ऑलवेज प्योर होता है। वाई क्रोमोसोम हमेशा कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, मेल का, जबकि वो एक्स और वाई दोनों सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। आपको पता है 23 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होते हैं फादर से और मदर से, इसका मतलब सेपरेशन मस्ट है। तो सेपरेशन के टाइम पे क्या कोई ऐसा चेंजेस आता है, नहीं आता। तो मेंडल यही कहना चाह रहे थे, कितनी भी जनरेशन बाद आप देखोगे आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा जो कि प्रॉपरली प्योर होगा, ठीक ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यही है, गैमीट फॉर्मेशन में जब ये सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम तो इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। क्लियर यहां तक सबको? तो ये चीज बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना, आपको डेफिनेशन से सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। अब जरा देखो, आपकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। मेरी बात ध्यान समझना, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू प्योर ब्रीडिंग प्लांट, दो प्योर ब्रीडिंग प्लांट के बीच क्रॉस हुआ, हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल सही है, one pair of contrasting character, then these one pair of contrasting character remains together, ये काफी टाइम तक आप साथ साथ रहेंगे, for long duration, एक लंबे टाइम तक, in the form of hybrid, एक x है और एक y, मैंने एक एग्जांपल लिया था, हाइब्रिड है, क्योंकि एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा तो हाइब्रिड होगा ही, सिंपल से। फिर कह रहा है in the form of hybrid but in this कैरेक्टर नाइदर कॉन्टामिनेशन, किसी प्रकार का कोई कॉन्टामिनेशन ऑकर, नॉर मिक्सिंग, ना तो ये प्रॉपरली मिक्स हुए, ना ब्लेंडिंग कोई चेंज आया ऑकर, दैट इज दिस कैरेक्टर बिकम सेपरेटेड, जब ये दोनों अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर एक्स एंड वाई, दिस कैरेक्टर बिकम सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जब ये सेपरेट होंगे, इट मीन्स गैमीट और ऑलवेज प्योर। कह रहा है कि जब ये सेपरेट होंगे तो ना तो इसमें कोई कॉन्टामिनेशन होगा, ना तो कोई मिक्सिंग होगी, ना कोई चेंजेस आएगा, ब्लेंडिंग होगी, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स गैमीट आर ऑलवेज प्योर। किसी को कोई डाउट है? आप देख लो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन, और इसके नीचे एक लास्ट पॉइंट जरूर लिखिएगा बेटा, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा, ठीक ना। तो इसमें आप देखोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे किया गया है, वन जीन इंटरेक्शन की बेसिस पे। इसमें प्रॉपरली पहले F1 जनरेशन गैमीट फॉर्मेशन हुआ, फिर F1 जनरेशन आई, फिर F1 के बाद F2 जनरेशन, जिसमें आपने रेशियो पढ़ा था 3:1 आया था, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो था, और 3:1 कौन सा रेशियो था, फेनोटिपिक रेशियो था। F3 जनरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक, उसमें भी हम क्रॉस करके निकाल सकते हैं, बट वो आपसे सिलेबस से थोड़ा हटके है, आपको एग्जांपल आएगा मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। F3 जनरेशन भी होती है लेकिन आपसे पूछी कहीं नहीं जाएगी। क्लियर ना बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो ये लॉ मेंडल का यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक। इस लॉ को अच्छे से नोट करिएगा, ये तीनों लॉ मेंडल के आपको पढ़ने हैं, जिसमें एक में एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक ना बेटा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल का थर्ड लॉ, कहीं कहीं सेकंड लॉ भी कहा गया है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द क्रॉस ऑकर इन बिटवीन टू इंडिविजुअल हैविंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान रखना, कह रहा है टू इंडिविजुअल, चलो ये तो समझ में आया, दो इंडिविजुअल, लेकिन उनके पास दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पे क्या मिल रहा है, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक राउंड वाला होगा और एक येलो वाला, तो राउंड येलो सीड होगा और रिंकल ग्रीन सीड होगा, क्लियर है आपको। तो टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, देन इनहेरिटेंस ऑफ ईच कैरेक्टर इज टोटली इंडिपेंडेंट, जो इनहेरिटेंस होगा, ट्रांसफर होगा कैरेक्टर, इज टोटली इंडिपेंडेंट टू दैट कैरेक्टर विथ विच इट वॉज एसोसिएटेड, जिसके साथ वो अटैच है, बगल वाले को कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा, विथ इट वॉज एसोसिएटेड इन पेरेंट, दैट इज द इनहेरिटेंस और डिस्ट्रीब्यूशन, असॉर्टमेंट मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस और डिस्ट्रीब्यूशन और असॉर्टमेंट ऑफ ईच कैरेक्टर ऑकर इंडिपेंडेंटली, ठीक ना बेटा। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन, जिसमें राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड की बेसिस पे इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया। जब आप क्रॉस करोगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, दिस इज राउंड येलो सीड, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन सीड, एक से कैपिटल आर आएगा कैपिटल वाई आएगा, एक से स्मॉल आर स्मॉल वाई आएगा। जब दोनों क्रॉस होंगे तो क्या बनेगा, आप देखो, आप ऐसे ही क्रॉस किया था आपने, राउंड येलो सीड रिंकल्ड ग्रीन सीड, इनसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनसे स्मॉल वाई, और दोनों जब क्रॉस किए तो क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर और ये अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये आर इस पे हावी होगा, ये वाई इस पे, तो आर इस पे हावी है, देखो स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड होता है, कैपिटल आर मतलब राउंड होता है, तो हावी होगा तो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, राउंड का, कैपिटल वाई इस पे हावी होगा तो कौन सा शो करेगा, येलो का। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में करके देखा था कि हमें अगर इस टाइप का जीन मिलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, राउंड येलो सीड, क्लियर है सबको। तो ये था बेटा मेंडल का थर्ड या फिर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। तो इसको डेफिनेशन अच्छे से नोट डाउन करिएगा बेटा, ठीक। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक ना बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेंडल का जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, एक्सेप्शन क्या क्या था फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, लीथल जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये तीन एक्सेप्शन है। इन तीनों को हमें स्टडी करना है, इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल स्टडी करने हैं, क्लियर, वो चीजें कवर करनी है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है हमारे लिए, वो हमें कवर करनी है, क्लियर बेटा। तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बेटा।